हाँ जी, राम राम, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त रैमी ढुल, और आप सभी का स्वागत करता हूँ द टीचर्स हरियाणा पर। तो वेलकम अगेन द टीचर्स हरियाणा यूट्यूब चैनल। तो हरियाणा जीके के 1000 प्रश्न की हमने सीरीज चला रखी है भाई, और जिसके अंतर्गत आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? तो आज अपना लेक्चर नंबर रहेगा 7। यानी कि इससे पहले इस सीरीज के हमने 6 लेक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं, और हमने 600 प्रश्न पहले देख लिए हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 600 से 700 तक करेंगे, या फिर करने वाले हैं। ठीक है साहब? ये करेंगे आज हम लेक्चर नंबर 7वां, 600 से 700 तक, यानी कि 100 प्रश्न करेंगे भाई। ठीक है? टारगेट मतलब कौन कौन इस वीडियो को देख सकता है जिसको बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा होगा, या इस पूरी सीरीज से? तो देखो, जिस भी दोस्त ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म डाल रखा है या तैयारी कर रहा है, तो सोने पे सुहागा है ये सीरीज। काफ़ी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। एच टेट 10 नंबर की आती है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। हरियाणा ग्रुप डी और आपका HCS या फिर हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो जहां पर आपकी हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो आप देखोगे कि आपको इस सीरीज का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, लाभ मिला है। तो ठीक है साहब, चलो आज का पहला प्रश्न है आपकी आंखों के सामने। क्या है कि हरियाणा में गुरुद्वारा तोरमार कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे प्रश्न भाई आ सकते हैं। हरियाणा के मंदिर, हरियाणा के हाईवे जो स्टेट हाईवे हैं वो भी, और जो हरियाणा से नेशनल हाईवे गुजरते हैं वो भी। गुरुद्वारा, आपका मंत्रिमंडल, नहर प्रणाली या नदी सिस्टम जो हरियाणा में है, या जो नदियां हरियाणा से बाहर भी जाती है वो भी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, ये तो आपको उंगलियों के ऊपर होने चाहिए। और आपका जो हरियाणा के अंदर कौन सा जिला कब बना, किससे अलग हुआ, मतलब एरिया से कौन सा छोटा है जिला, कौन सा बड़ा है, 2011 की जनगणना आपको फिंगर टिप होनी चाहिए। तो बताओ गुरुद्वारा चोरमार कहाँ स्थित है? तो साहब हम बी फॉर बॉल इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो गुरुद्वारा चोरमार कहाँ पर है? आपका सिरसा में है। देखो, जो हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट गुरुद्वारे हैं वो यहाँ पर मैंने उनकी एक पूरी वो लगा रखी है, लिस्ट लगा रखी है। ठीक है साहब, कि कौन सा गुरुद्वारा कहाँ पर है। लेकिन आप देखोगे, उससे पहले हम सिरसा पर बात करते हैं। तो सिरसा आपका किससे अलग किया गया था साहब? हिसार से अलग किया गया था। कब अलग किया गया था साहब? आपका आपका 1975 में आपका अलग किया गया था। अगस्त 1975 में सिरसा से हिसार को निकालने का कार्य किया गया था। ठीक है साहब। और जो आपका सिरसा है, ये सिरसा, तो यह आपका, यदि आप देखोगे, यहाँ पर है आपकी बाउंड्री। यहाँ पर है साहब आपकी बाउंड्री। ये है आपका PNB यानी कि आपका पंजाब, और यह है आपका राजस्थान। ठीक है साहब। जो यह है S4 सिरसा। तो हरियाणा का सिरसा राजस्थान को भी टच करता है और पंजाब को भी टच करता है। तो दोबारा सुन लो, हरियाणा का जो सिरसा जिला है वह पंजाब और राजस्थान, यानी कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि आपका हरियाणा का जिला, जो कि आपका पंजाब और आपका राजस्थान दोनों को टच करता है, वह कौन सा हो गया? सिरसा। इसके साथ आप यहाँ को देखोगे, यह है आपका फतेहाबाद, और इसके नीचे आ गया आपका हिसार। तो अब आप देखो, जो हिसार है, हिसार सिरसा की बाउंड्री को टच नहीं करता, लेकिन हिसार से ही निकाला गया था, बीच में आ गया आपका फतेहाबाद। हरियाणा का जो सिरसा है वह एक ऐसा जिला है जो कि हरियाणा के सिर्फ एक ही जिले को क्या करता है? बाउंड्री साझा करता है। किसके साथ साहब करता है? वह करता है आपका फतेहाबाद के साथ। क्या हिसार को नहीं लगता? तो नहीं लगता। विधानसभा की सीट इसके अंदर कितनी है? 5 सीटें हैं। लेकिन 2011 के डेटा के अनुसार सिरसा जिला आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कौन सा? आपका सिरसा। सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी आपका यदि परसेंटेज में पूछ ले तब यहीं पर है। सबसे ज्यादा गायें हरियाणा के अंदर यहीं पर है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यदि कहीं पर होता है, सबसे अग्रणीय डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा में? सिरसा है। सबसे ज्यादा आंवला, आंवला भी आपका सबसे ज्यादा कहां पर होगा साहब? यहीं पर होगा। कहां पर होगा? आपका
सिरसा में होगा। और आपका जो चोरमार गुरुद्वारा है वह भी कहाँ पर है साहब, आपका सिरसा में है। अब देखो जो चोरमार गुरुद्वारा है यह कहाँ पर है साहब, आपका सिरसा में है, ठीक है। NH9 पर है। NH9 का पहले नाम क्या था, NH10 था, तो अभी इसका नाम क्या है, NH9 है। कहाँ से कहाँ तक, जो ये दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से और फाजिल्का, क्योंकि हरियाणा से तो यहीं से गुजरेगा ये। कहाँ कौन कौन से इसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट आएंगे, देखो दिल्ली से ये आएगा झज्जर, झज्जर का कौन सा आपका, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़ आएगा ये दिल्ली से। बहादुरगढ़ के बाद साहब आपका आएगा R4 रोहतक, ठीक है। उसके बाद आपका हिसार, ठीक है, हिसार, और आपका ये सिरसा। तो यहाँ से होता हुआ ये जाता है आपका जींद भी आएगा, ठीक है, ये जींद भी आएगा। कभी सोचो के बीच में जींद नहीं आएगा भाई, फतेहाबाद भी आएगा, क्योंकि हिसार से जब आप सिरसा जाओ तो फतेहाबाद तो आएगा ही आएगा बीच में, फतेहाबाद कट नहीं सकता। तो उसके बाद ये सिरसा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, उससे होकर गुजरता है आपका NH9, जिसका पहले नाम था NH10। और देखो सिरसा शहर से इसकी दूरी, किसकी गुरुद्वारा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लगभग 36 किलोमीटर है। लगभग आपकी कितनी है साहब, 36 किलोमीटर है, ओके। इसका जो हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं तो गुरुद्वारा है जो ये है कौन सा, चोरमार गुरुद्वारा, तो सिखों के 10वें गुरु, क्या नाम था साहब, सिखों के 10 गुरु हुए हैं, तो जो 10वें गुरु थे उनका क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, यह तो सबको पता है, ठीक है साहब। तो उनसे रिलेटेड उन जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये जो इसका इतिहास है, सिखों के 10वें गुरु से जोड़कर इसको देखा जाता है। क्या माना जाता है कि साहब यहाँ पर एक रात को रुके थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है, ओके साहब। इतना मैंने इतिहास क्यों बता दिया, क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी शुरू करोगे आराम आराम से, क्योंकि जब आप मान के चलो कि आपका पंजाब में पेपर आ गया कोई भी SSC का, क्योंकि हरियाणा के तो हरियाणा में ही होते हैं, तो आप जा रहे हो सिरसा से निकल के, तो आप जब यहाँ से निकलोगे तो इसके अंदर जो जो चीजें हैं आपको याद आएंगी वो, और यही एक बेस्ट ट्रिक है और बेस्ट प्रैक्टिकल मेथड भी है। गुरुद्वारा के सामने से निकलोगे, या फिर जब आप आपके दोस्तों के साथ या घर पे या परिवार पे किसी के साथ जब आप बात करने बैठोगे कि साहब गुरुद्वारे कहाँ कौन सा है, तब आपको ध्यान आएगा कि साहब एक चोरमार गुरुद्वारा भी है जो कि आपका सिरसा में है, 36 किलोमीटर दूर है, NH9 पर है। NH9 जो पहले जिसका नाम NH10 था, अब वो क्या है, अब आपका जो दिल्ली से पूरा सिरसा के बीच में आप डिस्ट्रिक्ट के नाम भी बता दोगे साहब, रोहतक है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद है, और आपका सिरसा है। जब भी सिरसा का नाम आएगा फटाफट बता दोगे कि साहब 1975 में बना था, 1975 में बना था, किससे अलग किया गया था साहब, यह है आपका हिसार से अलग किया गया था, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पर सिरसा में एक बोला जाता है कि चोरमार की लड़ाई, ठीक है, बैटल ऑफ चोरमार, इसका क्या था, किससे रिलेटेड है ये, तो देखो यह है आपके जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। अपने हरियाणा में बहुत सारी स्थान पे आपको बहुत सारे जगह आपको विद्रोह या फिर बैटल ऐसे भी मिलेंगे जो हमने डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ी थी, ठीक है, स्थानीय मतलब लोकल एरिया पे, जैसे ये भी एक लोकल एरिया था, एक स्थानीय था। इसमें कौन कौन थे, तो वहाँ के स्थानीय लोग और वहाँ के किसान मजदूर वर्ग हो गया, और आपका स्थानीय पीपल। तो जो ये लोग थे ये क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह अपने उस पर अपने बिहाफ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है साहब। तो ऐसे आपको याद करना है। अगला है आपका जयंती देवी मंदिर कहाँ पर है। अब यह तो सबको पता है कि जयंती देवी मंदिर कहाँ पर है, और बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्रिक भी बना रखी है, जो कि एक अच्छी बात है। ट्रिक से भी यदि आप याद आपको रह जाती है बातें तो बताओ। तो देखो जयंती देवी स्टार्ट हुआ आपका जैसे, और जैसे ही हमारा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट जींद स्टार्ट हो जाता है, तो जाफर जयंती देवी जाफर जींद, ठीक है। तो जींद में है आपका जयंती देवी मंदिर, ठीक है साहब। और यही आपका 1966 में जिला बन गया था। खास बात क्या है कि 1966 में जो हमारे पास 7 जिले थे उनमें सबसे छोटा जिला था आपका जींद, और इसी वजह से आज तक जींद के ज्यादा टुकड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। अब एक जिला निकाला जा सकता है या इसका कुछ हिस्सा लिया जा सकता है, ठीक है। तो
आगे क्या है, जो हरियाणा के कुछ फेमस मुख्य मंदिर हैं उनके ऊपर बात करेंगे एक बार। माता शीतला का जो मंदिर है, माता शीतला मंदिर कहाँ पर है साहब आपका? गुड़गांव में है या फिर गुरुग्राम में है, सबको पता है, यह तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। और बहुत सारे जो रोहतक, बहादुरगढ़, झज्जर उस तरफ के ज्यादा लोग यहाँ पर जाते भी हैं, वीडियोज वगैरह डालते हैं, तो ठीक है, इसको ध्यान रख लेना है। कहाँ पर है साहब? ये गुरुग्राम में है। ठीक है, माता शीतला मंदिर। आपको कमेंट करके बताना है यदि आप वीडियो को देख रहे हो कि माता शीतला मंदिर का निर्माण कब हुआ था। क्या 1650 में हुआ था, 1550 में हुआ था, या किसी और डेट पर, जो भी है आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ना मिले एक बार आप गूगल पे चले जाना, ठीक है, तो वहां से, मैं क्यों ऐसे बोलता हूँ बीच में एक दो बार कमेंट करने की, क्योंकि तो आप उससे थोड़ा सा एक्टिव रहते हो और आप खुद थोड़ा सा रिसर्च, जब रिसर्च करते हो ना, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। माता मनसा देवी मंदिर, ठीक है साहब, यह है कहाँ पर है आपका? यह है आपका पंचकूला में, माता मनसा देवी मंदिर। माता चंडी देवी मंदिर आया तब आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ और चंडी देवी उसी के नाम पर है ये, चंडीगढ़। ठीक है, स्थानेश्वर सबको पता है कि साहब ये तो स्थानेश्वर में ही मिलेगा, थानेसर में ही मिलेगा, तब आपका थानेसर में है ये। कौन सा मंदिर? स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कुरुक्षेत्र आपका थानेसर में है ये। भीमा देवी मंदिर आपका कहाँ पर है? पिंजौर में है। और पिंजौर आपका कहाँ पर आता है साहब? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कौन सा जिला था साहब? ये हमारा 17वां जिला बनाया गया था। कौन सा आपका? पंचकुला। किससे निकाला गया था? तो ये अम्बाड़ा से निकाला गया था। अम्बाड़ा कब बना? 1966 में। और ये कब बना? आपका 1995 में बना था। क्या इससे इसके बाद कोई जिला निकाला गया? नहीं। जयंती देवी मंदिर, इसके ऊपर तो आज हम बात कर ही रहे हैं, तो ये जींद में है। इसके साथ आपको एक और मंदिर देखने को मिलेगा, भूतेश्वर मंदिर, जो कि आपका ये भी जींद में है। श्री देवी कूप मंदिर, भद्रकाली, इस पे भाई मैं कल ही मत्था टेक के आया हूँ। कुरुक्षेत्र में है ये, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र आपको ना मिले तो आपको थानेसर के साथ जाना है। घंटेश्वर मंदिर आपका रेवाड़ी में है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है साहब। जो ये आप 8-10 मंदिर के नाम देख रहे हो, ये सभी आपके मंदिर हरियाणा, जो HSSC है, हरियाणा शिक्षा, जो हरियाणा आपका HSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने सभी ये मंदिर पूछे हुए हैं। इसी वजह से वही मंदिर करवा रहा हूँ मैं आपको, जो या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इनफैक्ट मंदिर नहीं, मैं आपको वही प्रश्न करवाता हूँ जो या तो पूछे गए हैं या फिर 101% आपके पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है साहब? आपका नारनौल में है। नारनौल कहाँ पर है आपका? महेंद्रगढ़। और पंचमुखी हनुमान मंदिर साहब आपका कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा आपका, बताओ कहाँ पर? यमुनानगर का जो बिलासपुर है वहां पर रहेगा पंचमुखी हनुमान मंदिर। अच्छा, एक पंचमुखी आपका चौक भी है, वो आपका ढांड कैथल में रहेगा। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ का है। हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं, इसके कुछ डिटेल्स भी दी गई हैं आगे। ठीक है, हाँ, और भी है क्या? ठीक है, तो बताओ सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा में कहाँ का है? हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, कहाँ का है? तो यह है आपको, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे झज्जर। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे आपका झज्जर में है सबसे बड़ा बस स्टैंड। क्या खास बात है, यहाँ पर आपका लगभग 30 के आसपास, लगभग आपका 30 के आसपास क्या है, बूथ हैं, जहां पर जैसे कि आप गए होंगे, जैसे कि एक बार मैं इसको थोड़ा येलो कर लेता हूँ या वाइट, वाइट कर लेते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि आप जींद, कैथल या फिर आप गुड़गांव किसी भी बस स्टैंड पे जाओगे, तब आपको यहाँ पर बूथ नंबर 1 लिखा हुआ मिलेगा। आपको मिलेगा वहां पर, जैसे कि कैथल, ठीक है, पानीपत, मतलब जैसे कि अगर इस तरफ से कोई बस जा रही है तो आपको नंबर 1 से मिलेंगी ये सभी बसें, ठीक है। और नंबर 2 पर आपको जैसे लंबा रूट के लिए हो गया, हरिद्वार के लिए हो गया, हल्द्वानी के लिए हो गया। नंबर 3 पर फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, पंचकुला। नंबर 4 पर जम्मू कटरा। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे ज्यादा, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा लगभग 28 से 30 क्या है आपके, ये बूथ हैं, बूथ, ठीक है, 28 से 30 बहुत ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा है कहाँ पर साहब? आपके झज्जर में। और झज्जर प्यारे दोस्तों आपका 1997 को बना था। आपका झज्जर किससे अलग हुआ था साहब? ये रोहतक से अलग हुआ था, रोहतक से, ठीक है। ओके साहब,
झज्जर की क्या खास बात है? झज्जर में एक तो जो 2001 से 2011 तक का जो हमारी जनगणना है, उसमें सिर्फ 8%, 8% के आसपास ही इसकी जनगणना, मतलब जो इसकी जनसंख्या है वो बढ़ी है। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या किसी के अंदर बढ़ी है तो आपका इसके अंदर, झज्जर के अंदर। ठीक है साहब। और झज्जर की यदि आप अभी करंटली देखोगे, 2024 में जो जो अपने ओलंपिक हुए थे 2024 में, तो वहां से झज्जर एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो 3 मेडल लेके आया है ओलंपिक में। 2 मेडल लेके आई है मन्नू भाकर, और 1 मेडल लेके आया अमन सहरावत। अमन सहरावत कुश्ती में लेके आया था 57 किलोग्राम में, ठीक है। और जो मन्नू भाकर है वो एक तो खुद सिंगल इवेंट में 10 मीटर की जो एयर पिस्टल है उसमें शूटिंग गेम में, और एक अंबाला से था सरबजोत सिंह, उनके साथ, मतलब कि टीम इवेंट में, एक सिंगल में और एक टीम इवेंट में। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट ने अब की बार अकेले ने 50% से ऊपर जो हरियाणा के कुल मेडल हैं उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। पूरे भारत की बात करें तो 50% अकेले झज्जर ने दिए, तो झज्जर काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो पहले तो यही देख लो भाई जो अपना इस टाइम करने लग रहे थे। 28 बस बूथ के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर तो हमने बात कर ली। ये कहाँ का है साहब? सबसे बड़ा बस स्टैंड है साहब आपका झज्जर का। ये प्रश्न पूछे गए हैं भाई, पूछे भी जा सकते हैं, हड़के में मत लेना आप इसको कभी। ये सोचो ठीक है वैसे ही टाइम पास है, वैसे टाइम पास नहीं है। हरियाणा का प्रथम 4 मंजिला जो बस स्टैंड है वह है साहब आपका फतेहाबाद का, ठीक है। फतेहाबाद आपका कब डिस्ट्रिक्ट बना था? 1997 में। फतेहाबाद और झज्जर एक साथ हरियाणा के अंदर 18वां और 19वां जिला डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। कब? 1997 में, 1997 में। एग्जैक्ट डेट क्या थी? 15 जुलाई 1997 का। तो ये दोनों जिले एक साथ बनाए गए थे। 4 मंजिला बस स्टैंड है अपना एकमात्र, कहां पर? हरियाणा में। कहां पर है साहब आपका? फतेहाबाद में। जिसकी 2 मंजिल है, पहली मंजिल पे तो बस लगती है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे। तो इसके जो ऊपर की जो मंजिल है वहां पे क्या होगा आपका? वो रोडवेज के ही वहां पर काम होंगे। जो तीसरी और चौथी मंजिल है वहां पर आपका क्या होगा? वो बैंक के लिए या ऐसे करके कुछ, मतलब वहां पर काम हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपका हरियाणा का प्रथम आधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न बस पोर्ट। यह है साहब आपका एनआईटी, आपका क्या है ये? फरीदाबाद में, एनआईटी फरीदाबाद, ठीक है। क्या है? यह है आपका पहला आपका अल्ट्रा मॉडर्न बस पोर्ट है ये, ठीक है, जो कि आपका एनआईटी फरीदाबाद में है, ठीक है साहब। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ रोड पहला डिपो, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह था साहब आपका अंबाला में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 7 सितंबर 1950। खाली 1950 याद रखोगे तब भी आपका चल जाएगा। क्या था? पहला अंबाला में था 1950 में, यानी जब हरियाणा प्रॉपर तरीके से हरियाणा नहीं बना था, लेकिन अंबाला तो था। तो तब से ही यहाँ पर आपका डिपो है। छावनी भी है, सबको पता है यहाँ पर। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यह इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है HREC। ये तो हरियाणा हो गया, EC मतलब कि इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका साहब? तो यह रहेगा आपका गुरु का गांव, गुरुग्राम में। हरियाणा उदय, यह बस है हरियाणा उदय के नाम से। तो हरियाणा उदय, हरियाणा रोडवेज की CNG जो बसें हैं उनको हम बोलते हैं हरियाणा उदय। ये भी आ सकता है। सारथी, हरियाणा सारथी है। ये सारथी बस सेवा है, ये क्या है आपकी? चंडीगढ़ टू दिल्ली, ठीक है। ये इस रोड पे जो चलती है ये AC बसें हैं। हरियाणा में वर्तमान में रोडवेज डिपो की संख्या कितनी है? 24। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 24। और सब डिपो आपके 13 से 17 दिखा रखे हैं, ठीक है। और डिपो कितने आपके? 24। जिले कितने हैं? 23वां अभी बना है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, अड़के में मत लेना। हवाई अड्डे की तर्ज पर नया बस पोर्ट प्रस्तावित है। तो यह है साहब आपका चौहान जोशी गांव है कोई, सोनीपत के अंदर। अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला, तो आपका आएगा अंबाला। सबसे छोटा राजमार्ग जो अपना नेशनल हाईवे है हरियाणा में वो कौन सा? आपका 148A, 148A, ठीक है साहब। भारी वाहन यानी कि जो आपका हैवी लाइसेंस बनता है उससे रिलेटेड आपका क्या है? इसके प्रशिक्षण जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वह है आपके मुरथल में। और मुरथल का खास ढाबा भी एक फेमस है, सुखदेव या सुखदेव ढाबा, सोनीपत में है ये।
हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9, जिसका पहले NH10 था नाम, जिसके ऊपर हमने अभी डिस्कस भी किया था कि वो दिल्ली से सिरसा उस तरफ निकलता है आपका वाया बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा फिर बाहर निकलता है। तो उसके ऊपर अभी हम बात कर चुके हैं। हरियाणा रोडवेज का पूर्ण राष्ट्रीयकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा भाई किसी न किसी पेपर में। ये हुआ था साहब आपका 1972 में। हरियाणा गौरव, देखो एक थी हरियाणा सारथी, एक था आपका हरियाणा उदय, और ये आ गया आपका हरियाणा गौरव। इसकी शुरुआत हुई है आपकी 6/5/2006, 6/5/2006, ठीक है। और एक प्रश्न आपका कि हरियाणा शक्ति, यह है कि हरियाणा रोडवेज की सबसे तेज बस को हम क्या बोलते हैं, हरियाणा शक्ति। ओके साहब, चलो आओ अगले प्रश्न पर। नीम साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? नीम साहिब गुरुद्वारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो सबको पता होगा भाई। कहां पर है साहब? ये है आपका कैथल के अंदर। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, कैथल के अंदर है आपका नीम साहिब गुरुद्वारा। आपका कहां पर रहेगा? आपका कैथल में रहेगा। नीम साहिब गुरुद्वारा आपका कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। देखो पहले एक आया था चोरमार गुरुद्वारा, कहां पर था साहब? वो था चोरमार गुरुद्वारा था आपका सिरसा के अंदर, हमने देखा था NH10 पर वो स्थित है, मतलब बनाया गया है, ठीक है। किससे संबंधित था? वो था आपका सिखों के जो 10वें गुरु रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे रिलेटेड था। तो एक गुरुद्वारा हमने वो देखा था, एक हमने चोर मार की लड़ाई भी वहीं देखी थी उससे संबंधित। तो अब बात करते हैं आपका नीम साहिब गुरुद्वारा, तब यह रहेगा आपका कैथल में, ठीक है साहब। गुरुद्वारा टोपियों वाला गुरुद्वारा पूछ लिया जाए तब भी आपका कैथल में रहेगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुद्वारों का शहर किसको कहते हैं, तब भी आपका कैथल रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र और फिर अंबाड़ा में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर पूछ लिया जाए तो आपका कैथल रहेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका सिटी ऑफ पार्क या पार्क का शहर, ठीक है, वो आपका कुरुक्षेत्र रहेगा, ठीक है साहब। गुरुद्वारा का शहर आपका कौन सा रहेगा? कैथल रहेगा। कैथल का जो गठन हुआ है वह हुआ है आपका 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे, जिसमें से आपका एक जिला कैथल भी था। गठन के बाद सबसे ज्यादा आपके जिले जो 1989 में बनाए गए हैं, एक साथ 4 जिले, 2 बार 2 जिले बने हैं 1972 और 1997 में। 72 में आपका भिवानी और सोनीपत, और 97 में आपका फतेहाबाद और झज्जर, लेकिन 4 जिले एक साथ ही बना दिए गए थे 89 में, 1989 में। तो कैथल से रिलेटेड और कुछ बात करते हैं। लाडवा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आता है और एक विधानसभा सीट है, आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है, इस पर आपका जो मुख्यमंत्री हैं अभी नायब सिंह सैनी, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा है और जीता भी है, और इसी वजह से यहाँ को इसको लाडवा CM सिटी बोलते हैं, ठीक है साहब। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ में मेट्रो है, पहली बात ये। दूसरी क्या है, यहाँ पर पार्ले जी की फैक्ट्री है। तीसरी बात क्या है, ये झज्जर का हिस्सा है जो कि दिल्ली को टच करता है। और चौथी बात क्या है, यहाँ पर जो हरियाणा का द्वार है या हरियाणा का मेन गेट है, हम बहादुरगढ़ को ही बोलते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है साहब। रेवाड़ी, रेवाड़ी तो देखो बहुत ज्यादा इतिहास रहा है रेवाड़ी का तो, और राव तुलाराम जी का यहाँ से संबंध रहा है। आपका 1 नवंबर 1989 को यह जिला बना था, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। तो कैथल के साथ ही यह जिला भी बन गया था, तो 4 जिले बने थे, तो यह भी एक जिला था। जो फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी 1873 के आसपास हरियाणा में, वो रेवाड़ी में ही चलाई गई थी। ठीक 20 साल के बाद यानी कि 1893 में, 73 से 93 में क्या किया गया था, यहीं पर जो मुख्य यहाँ रेलवे का जो म्यूजियम है वो यहीं पर बनाया गया था। कहाँ पर आपका साहब? रेवाड़ी में ही। हरियाणा जो हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है वह भी आपका रेवाड़ी में ही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये है आपका। कुछ देखो गुरुद्वारा को शहर तो हमने देख ही लिया कि गुरुद्वारा को शहर कौन सा है, ये तो हमने सिटी ऑफ गुरुद्वारा कैथल में है, ठीक है साहब। और गुरुद्वारा नीम साहिब देख लिया हमने, यह भी आपका कैथल में है, ठीक है साहब। दो के ऊपर तो हमने चर्चा कर ली। तीसरा था गुरुद्वारा टोपियों वाला या टोपियों वाला गुरुद्वारा भी आपका कैथल में रहेगा। इसको एक बार छोड़ दो, इसको मैं अभी कराऊंगा थोड़ी देर के बाद। गुरुद्वारा नाडा साहिब, यह आपका पंचकुला में है और बहुत ही ज्यादा प्यारा गुरुद्वारा है ये। हाँ, ये खास बात, घग्गर नदी के किनारे पर है ये, घग्गर नदी के किनारे पर ही है, ठीक है, हल्की सी दूरी पर है। कोई साथ ही गया होगा, जरूर देखा होगा।
गुरुद्वारा कपाल मोचन, तो ये तो सबको पता है कि भाई बिलासपुर में है। बिलासपुर कहाँ पर है साहब? आपका यमुनानगर में है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गुरुद्वारा कपाल मोचन की। कपाल मोचन का मेला भी लगता है यहाँ पर, तो इस वजह से ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरुद्वारा धमतान साहिब, धमतान या अणा लिख रखा है, धमतान भी मिल सकता है, पीछे ना भी मिल सकता है। ये भाई एक गांव है धमतान, ठीक है। हम तो जिस तरह अपने कैथल और जींद वाले तो इसने सीधी कही रहा दमतैन भाई की जगह, अरे भाई कड़ा जाओ है तू भाई, दमतैन जगह है, ठीक है। तो धमतान, इसको भाई थोड़ा ऐसे लिखते हैं धमतान को। तो धमतान साहिब गुरुद्वारा है जो कि आपका धमतान गांव है, धमतान। और यह कहाँ पर है साहब? आपका डिस्ट्रिक्ट जींद में है, ठीक है। ओके साहब। गुरुद्वारा लाखन माजरा, यह है एक आपका लाखन माजरा। देखो लाखन माजरा, ये लाखन माजरा में ही है, ठीक है। रोहतक है जो, रोहतक के अंदर ही तो है लाखन माजरा। जब आप जींद, जींद से जुलाना, जुलाना से अगला जो बड़ा बस स्टैंड है वो लाखन माजरे में, मतलब जो बड़ा स्टॉप है वो लाखन माजरे में ही है। उसके बाद आपका रोहतक, तो आपका गुरुद्वारा लाखन माजरा है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था? गुरु तेग बहादुर जी, देखो गुरु तेग बहादुर जी, आपने जीटीबी नगर सुना होगा दिल्ली में। बोलते हैं जैसे हम मेट्रो में बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? जीटीबी नगर, अगला स्टेशन जीटीबी नगर, दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे। तो बोलते हैं ना जीटीबी, जी गुरु टीबी, तेग बहादुर जी, ठीक है। तो क्या हुआ है, जब गुरु तेग बहादुर जी यहाँ से दिल्ली जा रहे थे अपनी शहादत के लिए, या फिर वहां पर शहीद हुए, या ठीक है वो मैटर है, आपने सुन भी रखा होगा, देख भी रखा होगा। तो वो बीच में एक एक दिन में, तब तो ऐसे फ्लाइट तो है नहीं थी ना, एक दिन में जा सकते थे, तो वो बीच में स्टे करके गए हैं। मेरे पास भी एक यहाँ पे गुरुद्वारा, तो वहां पर भी गुरु तेग बहादुर जी रुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, गुरु तेग बहादुर जी रुके हैं। और ये सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। तो लाखन माजरा गुरुद्वारा इसी से संबंधित है। कहाँ पर है साहब? लाखन माजरा गांव के अंदर है। और ये लाखन माजरा गांव कहाँ पर है? आपका रोहतक के अंदर है, ठीक है। वहां से रोहतक आपका स्टार्ट हो जाता है, पीछे रह गया आपका जुलाना, ठीक है। और जुलाना आपका जींद में रह गया, ठीक है साहब। गुरुद्वारा पंचोखरा, पंचोखरा की बजाय आपको यहाँ पर पंचोखड़ा भी मिल सकता है। कैसे? यहाँ पर देखो पंचोखड़ा, पंचोखड़ा है अड़ा, जो पीछे रै लगा रखे हैं ना, रै की बजाय आपको अड़ा भी मिल सकता है, अड़ा, ठीक है। जैसे कई जगह लिख देते हैं खेरा, और कई जगह अपना गांव में लिखा है खेड़ा, दादा खेड़ा, ठीक है। मना ले दादा खेड़े ने, तो वही बात है। तो ये कहाँ पर है साहब? आपका अम्बाड़ा में है, ठीक है साहब। गुरुद्वारा बादशाही बाग, यह भी साहब आपका अम्बाड़ा में है। गुरुद्वारा शीशगंज, यह भी आपका कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा में रहेगा। सब गुरुद्वारों का शहर कौन सा हो गया आपका? कैथल। गुरुद्वारों का शहर सिटी ऑफ पार्क आपका कैथल। लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे आपके कुरुक्षेत्र और फिर अम्बाड़ा है। अम्बाड़ा के भी हमने 3-4 डिस्कस किए हैं, आपका पंजोखड़ा, बादशाही बाग और आपका शीशगंज। अच्छा अब देखो इसको, जो गुरुद्वारा मांझी साहिब है, मांझी साहिब आपका कई गुरुद्वारे हैं, कई गुरुद्वारे हैं, ठीक है। आपका कैथल के अंदर भी है, आपका अम्बाड़ा के अंदर भी है, और आपका रोहतक के अंदर भी है। तो यह देखना पड़ेगा कि वो ऑप्शंस किस प्रकार से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है कैथल में, ठीक है, गुरुद्वारा मांझी साहिब कैथल, लेकिन अम्बाड़ा और रोहतक में भी है ये। तो ये थोड़ा सा आपको नजर रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो ऑप्शन डाल दे कि गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला और आपका करनाल। तो हमने देख लिया कि भाई अम्बाड़ा आ गया, तब अम्बाड़ा के साथ जाएंगे। लेकिन यदि ये तीनों ऑप्शन आ जाए फिर हम कैथल के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैथल में भी है ये गुरुद्वारा, ठीक है। और अम्बाड़ा में भी है, अम्बाड़ा का भी काफी फेमस है, ठीक है। गुरुद्वारा छठी पातशाही, देखो कुरुक्षेत्र के अंदर मोस्टली जितने गुरुद्वारे हैं उसमें आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा पातशाही। छठी पातशाही, 9वीं पातशाही और आपका 10वीं पातशाही, ठीक है। तो जितने पातशाही यदि आपको वर्ड नजर आता है और आप कंफ्यूज हो कि मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूं, तब आपको कुरुक्षेत्र पर ही क्लिक करना है। तो यह है साहब आपका कुरुक्षेत्र में छठी पातशाही, यह है आपका सन्निहित सरोवर मंदिर के पास, काफी फेमस है। वैसे तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो कैथल और कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट हैं उनको तो सबको पता होगा, पता है ही है।
क्योंकि जब आप ब्रह्म सरोवर है वहां पे देखो, कुरुक्षेत्र है ना, एक धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का एक प्रश्न यदि आप बारीकी से किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो ऐसा है ही नहीं कोई भी क्वेश्चन पेपर या कोई भी आपका एग्जाम हरियाणा का जहां पर हरियाणा जीके आई हो और कुरुक्षेत्र का प्रश्न आज तक ना आया हो। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी ये धार्मिक नगरी है। आज हम जिसकी बदौलत यहाँ पर हैं वो कुरुक्षेत्र ही तो है। मतलब कि अगर हम देखें तो महाभारत का युद्ध हुआ था तो कहाँ पर हुआ था साहब? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है। दूसरी बात, अब ये सीएम डिस्ट्रिक्ट भी है कौन? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हमारा एजुकेशन की जिसने शुरुआत की है हरियाणा में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वह कौन सा है आपका साहब? वह भी आपका कुरुक्षेत्र है। ठीक है। और कुरुक्षेत्र एक आपका ऐसा जिला भी है जो कि आपका जो हरियाणा के थोड़े हिंदी कल्चर के जिले हैं, जैसे पंचकुला अम्बाड़ा और पंचकुला अम्बाड़ा ऊपर के, और जो इस तरफ के थोड़े ग्रामीण पद्धति से जुड़े हैं जैसे कैथर जींद, इन और इस तरफ के जिले, इनको भी जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है साहब। हाँ, एक यमुना नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यमुना नदी हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से, लेकिन उसके बाद वो कुरुक्षेत्र में नहीं प्रवेश करती। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साहब वो कहाँ जाते हैं? आपकी करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर आपका दिल्ली, फिर आपका फरीदाबाद, और फिर वो बाहर निकल जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, और फिर वो यमुना नदी में मिल जाती है। हरियाणा में 320 किलोमीटर की वो ट्रैवलिंग करती है, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में नहीं आती। तो कुरुक्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको वर्ड नजर आए पातशाही तो आप हमेशा जाएंगे कुरुक्षेत्र के साथ। तो सन्निहित सरोवर जो आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। उसके बिल्कुल 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर है ये। जब भी आप आए तो इन चीजों को, जब भी आप कुरुक्षेत्र आते हैं तब आपको मस्ट है कि आपको कुरुक्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको विजिट करनी चाहिए। इफ यू आर ए स्टूडेंट, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, जॉब पर हो, या आप वैसे ही मेरी वीडियो देख रहे हो इंटरेस्ट के लिए या फिर थोड़ी नॉलेज के लिए, तब भी मोस्ट वेलकम आप आ सकते हैं। क्या क्या है अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे कुरुक्षेत्र का। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपके प्रश्न भी बनते हैं। मैं वैसे रिवीजन नहीं करवा रहा, प्रश्न बनते हैं तभी रिवीजन करवा रहा हूँ। पातशाही जितने गुरुद्वारे हैं साहब कहाँ पर हैं? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। सबको पता है जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था साहब? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कितने दिनों के लिए चला था? यह चला था आपका 18 दिनों के लिए। ठीक है साहब। कुरुक्षेत्र से जैसे ही आप पेहवा की तरफ जाते हो, पेहवा रोड पे ही कुरुक्षेत्र से पहला गांव आता है ज्योतिसर। ज्योतिसर, तो ज्योतिसर में क्या है आपका? ज्योतिसर वह स्थली है, वह पावन धरती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वही गीता का ज्ञान जो कि आज आप और मैं, जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया पर और हम इस वर्ल्ड से कनेक्ट होने की और अपना जो धार्मिक स्टेटस है या फिर जो हम जाते हैं अपना धर्म के प्रति बढ़ते हैं आगे, तब हमें वही गीता ज्ञान या फिर एक इनफैक्ट अपनी एक अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल सिंपली तरीके से लाइफ जीनी है तो आई थिंक गीता उसको पढ़नी चाहिए। तो वह ज्ञान स्टार्टिंग में भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर दिया था। यहीं पर है एक आपका कल्पना चावला, एक आगे क्वेश्चन भी डाला मैंने इसका। ठीक है। इसी रोड पे ये कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला तारामंडल, तारामंडल। ठीक है। ये कहां पर है साहब? आपका कुरुक्षेत्र में ही है, ये इस गांव के पास ही है। ठीक है साहब। इसी के पास एक और है आपका, इसी रोड की बात कर रहा हूं मैं, जो ये 3-4 मैंने मैटर लिखे हैं। भोर सेदान, ये गांव है एक। ठीक है। भोर सेदान, इसमें क्या है? जो आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? आपका भोर सेदान गांव में, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में आता है। ठीक है साहब। और अभी एक शायद भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड अभी एक टेंपल और बनाया गया वहां पे। अभी मुझे एग्जैक्टली उसका नाम ध्यान नहीं है, तो चलो ये चीजें याद करो। अब यहाँ पे और क्या है कुरुक्षेत्र में साहब के युग के? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, तो वह यूनिवर्सिटी है हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसकी 1956 में स्थापना हुई थी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर आरपी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी स्थापना पर यहाँ पर आए थे। ठीक है।
तो यही यूनिवर्सिटी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। यही यूनिवर्सिटी आपका एनईपी लागू करने वाली स्टेट की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। कैशलेस, ठीक है, कैशलेस यूनिवर्सिटी भी यह है स्टेट की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। यही से एक आपकी पत्रिका निकलती है जिसका क्या नाम है, जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा। जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा, ठीक है। यह पत्रिका भी साहब आपकी कहाँ से निकलती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलती है। कब इसकी शुरुआत की गई थी, 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन ध्यान रखें, यह जो आपकी जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा पत्रिका है, यह पहले आपकी रेवाड़ी से निकलती थी, हरियाणा शोध के नाम से। जब हरियाणा बना था 1966 में ही, उसी समय शुरू की गई थी। लेकिन 3 साल के बाद इस यूनिवर्सिटी से यह निकलती है। हरियाणा धरोहर कहाँ पर है साहब, यहीं पर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ठीक है। ओके साहब, हरियाणा की आई थिंक वो सबसे बड़ी ही लाइब्रेरी होगी, क्योंकि मैंने तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखी नहीं, मतलब इतना 5 मंजिला वो लाइब्रेरी है। JLN, जवाहरलाल नेहरू, वो लाइब्रेरी भी आपकी कहाँ पर है, यहीं पर है, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है साहब। ब्रह्म सरोवर, इसको तो हम कैसे भूल सकते हैं, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, यह भी साहब आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर आपका एक ही है पूरे हरियाणा के अंदर, वही है आपका ब्रह्म सरोवर। यहीं पर है आपका एक कृष्ण संग्रहालय। कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है साहब आपका, यहीं पर है, ब्रह्म सरोवर के जस्ट 100 मीटर की दूरी पे, ठीक है। यह कब बना था, 1987 में बना था। जैसे आप रोड क्रॉस करते हो और वहीं पर है आपका ये मंदिर, ये इसके पीछे है सनोहित सरोवर, और उसके साथ ही है आपका गुरुद्वारा छठी पातशाही। ये चीजें हैं। गुरुद्वारा छठी पातशाही के इस तरफ ही और कृष्ण संग्रहालय के बिल्कुल अपोजिट बीच में रोड है बस, वहां पर है आपका एक पार्क जिसको हम बोलते हैं थीम पार्क। लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका अभी नाम चेंज करके क्या किया गया है, आपका केशव पार्क, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में ही है। जितने भी इवेंट होते हैं, खासकर जो सरकारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जितने भी होते हैं, जैसे कि कोई रैली या फिर कोई मैनेजमेंट के ऊपर कोई प्रोग्राम है, या कोई बाहर से जैसे वो 10-15 दिनों के लिए कोई मेला लगता है, वो सभी यहीं पर होते हैं। थीम पार्क अभी भी इसको बोल रहे हैं, लेकिन अभी इसका ऑफिशियली नाम चेंज कर दिया गया। अभी CM डिस्ट्रिक्ट अपनी कौन सी रहेगी, कुरुक्षेत्र। इससे पहले कौन सी थी साहब आपकी, करनाल। इसमें ही है एक आपका पीपड़ी। पीपड़ी में क्या है साहब, पीपड़ी में आपका एक तो जो बस स्टैंड है, जो पीपड़ी बस स्टैंड है, वो एक अच्छी पद्धति पर बनाया गया है, पीपड़ी बस स्टैंड, ठीक है। जो पीपड़ी बस स्टैंड है एक आधुनिक पद्धति पर बेस्ड है वो, भाई इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है। पीपड़ी में है आपका क्या है, पीपड़ी में, हाँ, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कहाँ पर है आपका, पीपड़ी में है। अच्छा, कुरुक्षेत्र में और क्या है, एक आपका आकाशवाणी केंद्र है। आकाशवाणी केंद्र है, आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में कितने हैं, 3। तो इन 3 में से एक है कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में। चिड़ियाघर भी हरियाणा के अंदर 3 है, उसमें से एक आपका पीपड़ी के अंदर है। कुरुक्षेत्र में आपकी 4 विधानसभा सीट है, थानेसर और आपका लाडवा, पेहवा और आपका शाहबाद आपकी आरक्षित सीट रहेगी, ठीक है साहब। जो आपका थानेश्वर है या स्थानेश्वर जिसको बोलते हैं, या थानेसर भी बोल देते हैं, उसमें क्या है आपका शेख चिल्ली का मकबरा काफी फेमस रहेगा, ठीक है। हर्ष का टीला या हर्ष का किला भी आपको मिल सकता है, वह भी आपका यहीं पर रहेगा थानेश्वर में। हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट हमारे यहाँ के, तो वो क्या था, उसका जन्म हुआ था 590 में, ठीक है। 606 में वो गद्दी पर बैठ गए थे। कल मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा दिया इससे पहले लेक्चर में। तो 606 में जब वो गद्दी पर बैठते हैं, जब आप देखोगे कि उसकी 2 राजधानियां थी, पहली राजधानी उसकी स्थानेश्वर ही या थानेश्वर ही रही है, तो यह भी अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जब भी आप आते हैं कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए, या फिर यहाँ से आप बाहर जा रहे हो कहीं पे, आप हरिद्वार जा रहे हो या आप चंडीगढ़ जा रहे हो, तो यदि आपका रुकने का प्रोग्राम है, हाँ, जो एक बात और खासकर जो धर्मशालाएं हैं वह भी कुरुक्षेत्र में आई थिंक सबसे ज्यादा जो धर्मशाला है, लगभग सभी जातियों के लिए अलग अलग धर्मशाला यहीं पर बनाने का कार्य किया गया। तो एक धार्मिक प्लेस है, मन को शांति देने वाला है, वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं जो कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर रह रहे हैं। तो महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ है और बहुत ही शांति प्रिय जगह है, तो आप इन चीजों को विजिट करें, आपको बहुत ज्यादा
अच्छा, इसके बाद अपने कुछ रह गए क्या? तो ये हो गया था जितने पातशाही हैं आपके। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब, तो वह रहेगा आपका साहब रोहतक में। रोहतक में कैसे याद रखोगे? जितने ज्यादातर बंगले हैं, बंगले वो रोहतक में ही है। कैसे याद करोगे? क्योंकि भाई सबको पता है, सभी ये बात बोलते हैं कि रोहतक वालों के पास काफी सारी जमीन है, तो जाहिर सी बात है बंगले भी वहीं पर होंगे। ट्रिक बना रहे हैं हम। दमदमा, दमदमा साहिब आपका गुरुद्वारा ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा, लेकिन दमदमा झील आपकी गुड़गांव में रहेगी। दोनों अलग अलग हैं, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाना। दमदमा आपका गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र, दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र। दमदमा झील आपकी रहेगी, कहाँ पर रहेगी? गुड़गांव में रहेगी। चिल्ला साहिब आपका गुरुद्वारा रहेगा सिरसा में, और आपका चोरमार गुरुद्वारा भी आपका सिरसा में रहेगा। सिरसा डिस्ट्रिक्ट की आपकी स्थापना हुई थी आपका 1975 अगस्त 1975 में। किससे निकाला गया था साहब? हिसार से निकाला गया था। जो हमारी घग्गर रिवर है, घग्गर नदी है, वह आपकी जो सिरसा है वह लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, उससे होते हुए फिर वह हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में है वहां पर चली जाती है। ठीक है, तो लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपका चौटाला साहब थे, चौटाला साहब या फिर देवीलाल साहब की बात करें, जो चौटाला साहब थे उनका संबंध भी इसी के अंदर है। उनका गांव तेजाखेड़ा गांव है, सिरसा में ही उनका गांव है। ठीक है, अगला प्रश्न साहब आपका चोरमार गुरुद्वारा। इसके ऊपर हमने काफी विस्तार से बात करी है आज। गुरुद्वारा बावली साहिब, यह है आपका पेहवा के अंदर। ठीक है, पेहवा कहाँ पर है साहब? कुरुक्षेत्र। ऑलरेडी कुरुक्षेत्र के ऊपर हम इतनी बातें कर चुके हैं। जब भी आप कुरुक्षेत्र आए तब आप पेहवा भी जाएं, पेहवा भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जाना। ठीक है, तो यह भी एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल रहा है। गुरुद्वारा तोपियों वाला, एक्चुअल में टोपियों वाला गुरुद्वारा भी आपको मिल सकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था साहब। ये कहाँ पर है आपका? कैथल के अंदर है। ठीक है साहब, आप आई थिंक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंगर सोनू निगम का संबंध कहां से है? तो साहब ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। सिंगर सोनू निगम ये बॉलीवुड में गाने गाते हैं, प्लेबैक सिंगर के रूप में ये कार्य करते हैं। इनका संबंध कहां से है साहब? फरीदाबाद से। जिनके पिताजी थे वो ऑलरेडी एक काफी अच्छे स्टैब्लिश सिंगर थे और आज भी हैं। सोनू निगम साहब के बहुत फेमस गाने रहे हैं, जैसे कि एक गाना है कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ तो कल हो ना हो, ये एक काफी फेमस सॉन्ग है। संदेश से आते हैं, उसके अंदर भी इनकी वोकल है, और भी काफी फेमस। लेकिन जो इनके पिताजी हैं उनका क्या नाम है? अगम कुमार निगम। अगम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आप गूगल पर सर्च करोगे तो ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको, अगम कुमार निगम। तो एक एल्बम जिस भी कैंडिडेट ने नहीं सुनी है, अगर म्यूजिक के अंदर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यार मैं म्यूजिक की बहुत बात करूंगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है म्यूजिक, इससे जुड़ा हुआ भी हूँ और सुनना भी चाहिए। क्योंकि म्यूजिक एक रेमेडी है, रेमेडी का मतलब उपाय या फिर एक दवाई भी है। जो लोग इसको अच्छे तरीके से सुनते हैं, टच में रहते हैं, और हमें सुनना भी चाहिए, अच्छा संगीत हमें सुनना चाहिए। तो जो इनके फादर साहब हैं अगम कुमार निगम जी, इनकी एक एल्बम आई थी 2004 के अंदर, बेवफाई। इसका हर एक सॉन्ग सुपर डुपर प्लस हिट रहा है। शायद ऐसी कोई एल्बम ही ना बनी हो अब तक पूरे इतिहास में। तो सबसे गेम चेंजर एल्बम में इस व्यक्ति की थी, अगम कुमार निगम, जो कि फादर ऑफ सोनू निगम। ठीक है, सोनू निगम के पिताजी हैं अगम कुमार निगम। 2004 में बॉलीवुड में एक एल्बम दी थी बेवफाई। इसके बाद 2007-8 में एक और एल्बम आती है, 7 या 8 में आई थी शायद, फिर बेवफाई। मतलब पहले बेवफाई फिर बेवफाई। तो ये जो दोनों एल्बम हैं काफी सुपर डुपर हिट रही है, और आज भी उनके गाने सुने जाते हैं, और बहुत ज्यादा आज भी एल्बम हिट है। बहुत सारे इसके सॉन्ग हिट हैं। ठीक है, इसका ना करना, बहुत सारे सॉन्ग हिट हैं, आप सुन सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो साहब कहाँ से हैं सोनू निगम साहब? आपके फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद की आपकी स्थापना होती है साहब 1979 के अंदर। इससे निकाला गया था, G4 गुरुग्राम से निकाला गया था।
एक यहाँ पर झील झील है, झील पड़खल झील। भड़कल झील की आपकी स्थापना हुई थी साहब 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का बंटवारा हुआ उसी वर्ष, ठीक है, 1947 में। और क्या है यहाँ पर, औद्योगिक नगरी इसको बोला जाता है, औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी किसको बोला जाता है साहब, आपका फरीदाबाद को बोला जाता है। और फरीदाबाद हमारे देश के फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सपनों का शहर रहा है आपका फरीदाबाद। तो फरीदाबाद इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद के अंदर साहब मेट्रो भी है, मेट्रो, ठीक है। और जो हमारी रिवर है यमुना नदी, वह आपके दिल्ली के बाद फरीदाबाद में जाती है, और फिर फरीदाबाद से वो, फरीदाबाद का शायद हसनपुर गांव है एक, वहां से वह उत्तर प्रदेश यानी कि आपका यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है साहब। ऐसे आपको भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा की ऐसे कुछ फेमस पर्सनैलिटी जो कि बाहर, जैसे बॉलीवुड हो गया, पंजाब हो गया, या हरियाणवी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें एक अच्छे लेवल पर नाम कमा चुकी है। तो ये है साहब अभिनेता, मतलब कि एक एक्टर है, कौन, रणदीप हुड्डा। जासिया गांव है, जसिया, जसिया है या जासिया, ठीक है, जसिया गांव है शायद, रोहतक के अंदर है, ठीक है। इनकी तो भाई इतनी सारी फिल्में आ चुकी हैं, इनकी तो कौन कौन सी फिल्में गिनाएं। यशपाल शर्मा, यह अभिनेता है, गंगा जल एक फेमस फिल्म थी अजय देवगन के साथ, तो वहां से सुर्खियों में आए थे यशपाल शर्मा। तो हिसार से हैं, और अब तो इनको कौन नहीं जानता। हरियाणा की जो फिल्म है अभी, पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो करेक्टर है, वह जो, जब पंडित लक्ष्मीचंद जी बड़े होते हैं तो इन्होंने ही उस करेक्टर को प्ले किया है, और बखूबी तरीके से प्ले किया है। काफी बेहतरीन एक्टर है ये। जब करेक्टर को पकड़ते हैं, किरदार को जब ये व्यक्ति पकड़ते हैं, तो फील ही नहीं होता कि यह कोई साधारण व्यक्ति है, आप और मेरे जैसा, लेकिन प्रॉपर तरीके से डूब जाते हैं। राजकुमार राव, स्त्री 2 एक मूवी आई थी, आई थिंक 2024, हाँ 24-25 में तो नहीं आई, वो 24 में ही आई थी, श्रद्धा कपूर के साथ। सबसे बड़ी हिट मूवी है इस बंदे की, वो 1000 करोड़ के आसपास, ठीक है। उसने, अभिनेता एक्टर है ये, गुड़गांव से ही है ये भी, ठीक है। सुनील दत्त, फादर ऑफ संजय दत्त, यही इनका संबंध भी अपने यहीं से रहा है, कहाँ से साहब, यमुनानगर से। ये भी एक एक्टर हैं, और इनकी वो मूवी थी 2003-4 में आई थी, वो मुन्ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो जो मुन्ना भाई है वो तो इनके बेटे हैं संजय दत्त, और जो इनके फादर हैं उस फिल्म में, तो वो यही है, रियल में ये वही है। जूही चावला, ये एक एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, इनका संबंध रहा है अंबाला से। और परिणीति चोपड़ा का संबंध भी अभी, ये भी एक अभिनेत्री है, अंबाला से रहा है, ठीक है साहब। और राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा सांसद हैं अभी, किस पार्टी से वो संबंधित है बताओ फटाफट कमेंट करके आप। आम आदमी पार्टी से, ठीक है। ओमपुरी अभी तो चली इस दुनिया में नहीं है, इनका संबंध भी अंबाला से रहा है। स्टार्टिंग में ओमपुरी और अमरीश पुरी साहब, इन्होंने क्या किया था, पंजाबी सिनेमा की फिल्में की थी, अभी भी हैं बॉलीवुड पे, मैंने खुद देखी है फिल्म का, तो अभी मैंने उनके शॉर्ट देखे हैं, शॉर्ट, ठीक है। जो जैसे 10 मिनट का, 5 मिनट का, और फिल्म का भी मुझे नाम ध्यान नहीं, आप देख सकते हो। और अमरीश पुरी साहब की आवाज उसमें भी, और जैसे वो बोलते थे ना, अरे भाई, तो मतलब वो सेम वोकल है। और वो आई थिंक 1984 या 85-86 के आसपास की फिल्म है, यूट्यूब पे है। रिचा शर्मा, ये एक गायिका है साहब, ये भी फरीदाबाद से है, और एक ये स्टार्टिंग वाले भी फरीदाबाद से थे आपके, ये भी गायक थे, ये भी गायक है। पंडित जसराज, ठीक है, इनको सब जानते हैं, क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। कहाँ से है साहब ये है आपका फतेहाबाद से, फतेहाबाद पीलीभीत से। ओके साहब, तो इतनी सारी चीजें हमने देखी, और भी है। ओके, गजेंद्र फोगाट गायक है, ये हरियाणा के हैं, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, और फिलहाल आई थिंक गुड़गांव में है। तो सतीश कौशिक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये अभिनेता थे और डायरेक्टर थे, मतलब कि निर्देशक थे। महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहा है, ठीक है साहब। सुनील ग्रोवर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, इसको कौन नहीं जानता भाई। कपिल शर्मा शो की जो सबसे फेमस करेक्टर है या सबसे जानदार व्यक्ति है, वो है आपका सुनील ग्रोवर। और मुझे नहीं पता साहब कि इस वीडियो पर कौन कैंडिडेट कब पहुंचेगा, लेकिन हाल फिलहाल आमिर खान साहब अभी 60 साल के हुए हैं मार्च में
25 में, अब तो 26 आ गया। तो उनके बाद उनका एक करेक्टर, जो उनका गेटअप था, लाल सी शर्ट और मुच्छों को ताव देते हुए, उनका बहुत फेमस हुआ था। तो सिर्फ सुनील गुलाटी ही इसको, मतलब क्या नाम है इनका, सुनील ग्रोवर, सॉरी। तो यही व्यक्ति हैं जो बिल्कुल हूबहू उनको पकड़ पाए हैं, और काफी फेमस ट्रेंडिंग में अभी चला है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अब यह वीडियो 2035, 30, 28, 27 में जब भी देखो, लेकिन अभी हाल फिलहाल की वो बात है। तो साहब ये सिरसा से हैं, सिरसा से, ठीक है। मेघना मलिक ये एक एक्ट्रेस है जो कि साहब सोनीपत से हैं। बाजे भगत ये तो हमारे सांगी थे, ठीक है, सांगी कलाकार थे जो कि आपके सोनीपत से रहे हैं। देखो जो सोनीपत है, पंडित मांगेराम जी और बाजे भगत, पंडित लक्ष्मीचंद जी जाटे गांव, इनका संबंध, और एक और थे जाट मेहर सिंह। तो ये जो सभी सांगी हैं अपने हरियाणा के, इनका सबका संबंध हरियाणा के सोनीपत से रहे। और दूसरी बात, जो अपनी बोली है ना हरियाणवी, देखो मैं कैथल से हूँ, तो मेरी बोली कुछ अलग टाइप की है। जो कैथल, जींद और हिसार, इन तीनों की बोली मिला है। और जो रोहतक और जो सोनीपत, जो झज्जर है, इन तीनों की बोली मिला है। तो जो एक्सेंट हरियाणा का बाहर दिखाया जावा है, वो सोनीपत, झज्जर और रोहतक का दिखाया जावा है। तो सोनीपत से ही थे अपने जो जितने भी सारे सांगी थे मोस्टली, ठीक है साहब। लक्ष्मी चंद साहब यह भी आपके सोनीपत से ही थे, मैंने बता भी दिया, गांव जाटी कला इनका संबंध है। हरियाणा का सूर्य कवि इनको बोला जाता है। मल्लिका सहरावत, यह भी साहब एक अभिनेत्री है, हिसार से इनका संबंध रहा है। मानुषी छिल्लर, ये मिस वर्ल्ड रही थी 2017 दिसंबर में, झज्जर से इनका संबंध है, ठीक है। और बाम नोली या बाम डोली, डोली है भाई, ये नोली नहीं है, बाम डोली का इनका। जगत जाखड़ ये एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं। एक फिल्म आई थी हरियाणा के अंदर 1984 में, जिसका क्या नाम है, चंद्रावण। जो मैन कैरेक्टर था सूरज, ठीक है, सूरज दहिया होगा शायद उसमें। अरे भाई सूरज, हाँ सूरज, ठीक है। जो सूरज का करेक्टर प्ले करे है, वो करे है आपका जगत जाखड़ जी ने, अभिनेता है ये। झज्जर से इनका संबंध रहा है, ठीक है साहब। लगभग आपकी 42 साल के आसपास हो चुके, दोबारा ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी भाई। जो वो फिल्म बनी ना, हर एक गाना हिट है उस फिल्म। कल्पना चावला मंडल कहाँ पर है, कल्पना चावला। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो देखो कल्पना चावला मंडल कहाँ पर है, कल्पना चावला नाम तो सभी ने सुना होगा, पहले डिटेल देख लो, शायद डिटेल भी हो इसकी, ठीक है, फिर तो करवाने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो कल्पना चावला मंडल कहाँ पर है साहब, आपका कुरुक्षेत्र में है। लेकिन रिसर्च सेंटर पूछ ले तब आपका यहाँ पर रहेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। करनाल से इनका संबंध रहा है, करनाल में इनका मेडिकल कॉलेज है। जींद से इनका कुछ खास रिलेशन रहा नहीं है, ठीक है साहब। अब देखो जन्म स्थान है इनका करनाल में, ठीक है साहब। 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था। और जिनकी मृत्यु होती है वह होती है साहब 2-3, मतलब 1 फरवरी 2003 को। तो लगभग ये 40 साल की थी या 41 साल की थी, 40 की तो हुई भी नहीं थी। तो इतनी कम उम्र में अंतरिक्ष रानी या अंतरिक्ष में गई, 2 बार अंतरिक्ष में गई, एक बार नासा की तरफ से और एक बार, ठीक है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि आपका करनाल में है, ठीक साहब। कल्पना चावला तारामंडल ये हमने देख लिया, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला स्पेस रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। प्रथम अंतरिक्ष यात्रा इसने करी थी 1997 में, ठीक है। इसका मिशन का नाम था STS-87। ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, काफी इंपोर्टेंट है, हल्के में मत लेना। अच्छा पहली ये दूसरी बार अंतरिक्ष में कब गई थी, 16 जनवरी को, और 15 दिनों के लिए गई थी। तो जनवरी के बाद फरवरी, तो 1 फरवरी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था STS मिशन 107। पहला कौन सा था भैया, STS-87। दूसरा है आपका 107, ये था आपका 87, दूसरा है आपका 107। ये मैंने बता ही दिया।
कोलंबिया यान की दुर्घटना हो गई। मानना जाता है कि कुल 15 मिनट का टाइम और यदि होता तो ये धरती पर होती। इसरो, ठीक है, इसरो के मौसम उपग्रह मैटसेट का नया नाम क्या है? कल्पना 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है। टैगोर बाल निकेतन स्कूल, ठीक है, इसमें क्या है? जहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पीईसी बोलते हैं चंडीगढ़, जहां से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। स्पेस जो अंतरिक्ष होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो चलिए साहब, आज का अपना टाइम होता है यही कंप्लीट। और जितने भी प्रश्न थे लगभग 100 के आसपास हम हर एक दिन प्रश्न देखते हैं भाई, तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो आज था साहब अपना लेक्चर नंबर 7। तो 7 लेक्चर हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ पर? इसी यूट्यूब चैनल पर, द टीचर्स हरियाणा पर। अगर आपको प्यारे दोस्त वीडियो कंटेंट, टीचिंग स्टाइल, पीडीएफ और तमाम प्रकार की चीजें यदि आपको पसंद आती हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरा, यदि आप हरियाणा से हैं या हरियाणा की मिट्टी के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें तो आप देखोगे कि मैं भी अदर टीचर की तरह यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको ठीक लगता है, ठीक है साहब। लेकिन और बहुत कुछ चीज़ें होंगी इस यूट्यूब चैनल पे, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी उनसे रूबरू करवाया जाएगा। वो अभी पेंडिंग है, उनके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। तो ठीक है साहब, आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, इसी नाम से है, द टीचर्स हरियाणा के नाम से, जो आप वीडियो देख रहे हो। टेलीग्राम पर जब आप आओगे तब आपको हरियाणा नहीं लगाना, सिर्फ द टीचर्स आपने सर्च करना है। या फिर अगर आपको ना मिले, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर 2 लिंक्स मिलेंगे, पहला टेलीग्राम, दूसरा आपका इंस्टाग्राम, या पहले इंस्टाग्राम दूसरा टेलीग्राम। अगर आपको वीडियो, अगेन वही बात है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो बात होगी, ठीक है। मेरा नाम है रेमी ढुल और आप ये है द टीचर्स हरियाणा पर, यह सभी चीज़ें देख रहे हो। हर एक दिन वीडियो के आखिर में आकर मैं कोई भी कमेंट लेता हूँ, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस के लास्ट में 2-4-5 मिनट का हम टाइम लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, आप जा भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि आज जो भी डिस्कस हो आप उसको एक बार सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि अभी किसी ने टेलीग्राम पे स्पेशली बोला था कि साहब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैंने पूछा किस चीज़ से? वो बोला कि साहब जैसे कि सोशल मीडिया से, तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, मैं कई बार उसको अनइंस्टॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरी फीड में रील ही ऐसी आ रही है कि मैं चाह कर भी नहीं रोक पा रहा। तो मैंने पूछा क्या कुछ ऐसा यूजफुल चीज़ आ रहा है जिससे, जैसे लाइक स्टडी से रिलेटेड कंटेंट है या फिर कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो भी आप स्टडी कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं साहब। तो मैंने पूछा तो फिर आप इंस्टाग्राम पे देखते क्या हो? तो उसने बताया कि सर मैं एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखता हूँ। ओके, तो फिर मैंने पूछा क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है? बोला कि नहीं साहब, फ़ायदा तो नहीं हो रहा, इनफैक्ट नुकसान हो रहा है। तो मैंने पूछा कि आप कितनी देर यूज करते हो? तो उसका बहुत बड़ा नंबर था साहब। उसने बोला साहब कम से कम 7 से 8 घंटे मैं डेली इंस्टाग्राम देखता हूँ। तो एक बहुत बड़ा नंबर है भाई। ये नंबर आपकी नींद पूरी करवा सकते हैं। 8 घंटे, 8 घंटे बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो उसने बोला, बेचारे ने बिल्कुल साफ साफ बोला यार, और मैं ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल रिस्पेक्ट देता हूँ जो आपकी उसकी खुद की बात है, खुद की खामी है, क्योंकि वो व्यक्ति काम करना चाह रहा है, सीधी सी बात है भाई, और आप उसने सोल्यूशन देने की 101% कोशिश करांगे। मैंने कुछ बताया भी है उससे, जितना मैंने लगे कि हाँ ठीक हो सकता है ऐसे ऐसे करके। तो वो कमेंट बहुत ज़रूरी था, और उसके माध्यम से ये वीडियो मैं बहुत सारे कैंडिडेट तक पहुँचाना चाहूँ, अगर वो ट्रिक आपके ऊपर भी काम करे। उसने अपनी तरफ से पूरे वो करके देख लिए कि अनइंस्टॉल भी कर लिया, दूर रह के भी देख लिया, फिर वो बोला कि साहब मैं तीसरे चौथे दिन इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, तो पहली बात, जितना नुकसान होना था, ये जितना टाइम खराब होना था, ये मान लो वो तो हो लिया, वो अब दोबारा नहीं आ सकता। ठीक
ठीक है। और आई थिंक अगर ईव आप उसके ऊपर दोबारा सोचोगे तो आपका आने वाला टाइम भी बहुत नुकसान में ही जाऊगा, तो उसके ऊपर आप सोचो ना। दूसरी बात, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना या ना देखना उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो चीज़ प्ले हो रही है, चल रही है, तो फिर आप उसमें दोबारा डाउनलोड करोगे, दोबारा खोलोगे। बेटर क्या है, बेटर मैं आपने बिल्कुल बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा। आपने पता क्या करना है, इसने नहीं ना सोचो कोई गलत चीज है इंस्टाग्राम, या फिर मेरा एक आदत है मैं क्या करूँ, आपने एक ही चीज देखनी है। देखो इस टाइम हरियाणा के अंदर, यदि आप स्पेशली हरियाणा जिसकी की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे या जो भी है, आप इसी वीडियो पे आए हो, तो आपने क्या देखना है, आज मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। तो एक आंसर लिख के आओगा सरकारी नौकरी, ठीक है साहब। उसका आप जो भी बिजनेस कर रहे हो कुछ भी, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट के है उसका एक ही वो निकल के आएगा कि साहब आज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी नौकरी, ठीक है। दूसरी बात कि इस सरकारी नौकरी पाने के लिए मैंने क्या क्या करना है, साफ सी बात है कि साहब मैंने पढ़ना शुरू करना है। तीसरी बात डिस्ट्रैक्शन है, ऐसी डिस्ट्रैक्शन और भी हो सके। 8 घंटे बहुत बड़ा नंबर है, इसमें आप रेस लगा सको, इसमें आप घर का कुछ और काम भी कर सको, 3 से 4 घंटे पढ़ भी सको, कोई एक नई स्किल डेवलप भी कर सको। तो कोई बात नहीं है भाई, अगर हो गया तो ठीक है, उस चीज़ ने भी आप लेट गो करांगे। तो आपने क्या करना है, पहले एक चीज़ ऐसे डिसाइड करनी है कि साहब ठीक है मेरा एक टारगेट है सरकारी नौकरी, ठीक है, लेऊंगा कैसे मैं इस सरकारी नौकरी ने मैं लेऊंगा कैसे। आपने क्या काम करना है, आज से ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज दबानी और अचानक से दूसरी पे ध्यान गिरना, यो कदे को नहीं हो सकता प्रैक्टिकल भाई, और ना हो पाओगे। यो आपने इंस्टाग्राम दबा दिया और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं पढ़ पाओगे। लॉजिक दो खुद ने, प्रैक्टिकल क्यों हो सके। तो सीधी सी बात यह है कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि आज भाई मेरा टारगेट है सरकारी नौकरी, अब आप आराम आराम से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। हर एक दिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, पहला दिन आप 20 मिनट पढ़ो, बस नहीं पढ़े जा रहे किसी एक टीचर की वीडियो देख लो, ठीक है। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट आराम आराम से। और फिर खुद के दिमाग में एक बार झांक के देखो कि मैं इंस्टाग्राम पे के देखूं, किसी किसी मेरी फीड है इसमें के आवा है, कदम कदम उस पर सर्च भी करने की कोशिश करिया करो कि कुछ इंफॉर्मेशनल, कुछ जीके का कोई टॉपिक है, इंग्लिश का कोई टॉपिक है, मैथ की कोई वीडियो है, या फिर जनरली साइंस की कोई वीडियो है, आपने उसने देखा। उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम बुरी चीज नहीं है, वैसे भी इंस्टाग्राम कोई बुरी चीज नहीं है, वैसे कोई चीज बुरी चीज है ही नहीं यार। बुरी कब है, जब वो आप उसकी एक लिमिट क्रॉस कर दिया। अगर आप यूट्यूब पे दिन रात लागे रहोगे तो बुरी चीज है। अगर आप चीनी या फिर शुगर अगर आप हद से ज्यादा लोगे तो बुरी चीज है। अगर आप बाइक अनलिमिटेड 60 पे 70 पे या फिर आपने 100 पे चला दी, 120 पे चला दी, बुलेट है भगा दी, उस पे चलाओ तो बुरी चीज है। हर एक चीज अगर आपने लिमिट में करा तो वो बुरी चीज नहीं है। इंस्टाग्राम अगर आप चलाओ आज के बाद, अगर आप सोचो कि भाई 8 घंटे नहीं, आज 1 घंटा चलाऊंगा और मैं ये देखूंगा कि मैं क्या क्या चीज देखना लग रहा हूँ, तो बुरी चीज नहीं है। 4 दिन में आपने न्यू मेरा लग जाएगा कि यार मेरा दिमाग तो इस टाइप का है और मैं ज्यादा ये चीज देखना पसंद करूँ। क्यों ये चीज देखना पसंद, वो जब लॉजिक निकल कर आएंगे नहीं दोस्त, तब ना तो आपने मेरी वीडियो देखने की जरूरत पड़े, ना आपने किसी और वीडियो देखने की जरूरत पड़ा, आपने खुद न्यू मेरा लग जाए कि भाई मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की है, मैंने इस टाइम पे सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैंने पढ़ना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम बाधा है मेरे लिए, तो मैंने अनइंस्टॉल करने की जरूरत भी कोई नहीं यार। तो मैं क्या करूंगा, खोलवेगा को नहीं, सीधी सी बात है, खोल लिया 15-20 मिनट आधा घंटा, रील देख के मिले के आपने, कुछ भी तो कौन मिलता। क्या चीज मिली आज तक आपने रील देख के, कुछ मिले, कुछ भी तो कौन मिला। आपने पीसी दे हुए या फिर आपने आपकी पहचान बनावा है, इतने इन्फ्लुएंसर हो गए, हर एक बंदा क्रिएटर है। देखो ठीक है टैलेंट है या फिर आप में एक रुचि है, बना लो रील, जो भी आपने करना है, लेकिन आपका जो मेजरली जो बड़ा टाइम का हिस्सा है ना वो उड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, दिमाग ने संकेत दो भाई, पहला जब आप उठा उड़ते है तो इंस्टाग्राम नहीं खोलना है, थोड़ा वेट और हल्का हल्का आराम से इंस्टाग्राम में खोलूंगा 12 बजे के बाद। 12 बजे से पहले क्या करूंगा, 5-6 काम है जो कि इंपॉर्टेंट है, धोना, मंदिर में जाना, अपना कोचिंग पर जाना, लाइब्रेरी जाना, 3-4 घंटे पढ़ना, उसके बाद यार अच्छा खाना खा लिया, उसके आधा घंटा देख लिया। लेकिन जब आप देखो तो न्यू देखो कि आप देखो के हो,
समझ गए? तो यह चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। 2 दिन में आपकी आदत नहीं छूटेगी। मैंने उस भाई से भी यही बात बोली थी, यही बात मैं आपने बोलने लग रहा हूँ। ਆਪਾਂ यंग हाँ इस टाइम, और अपना टाइम आपने एक अच्छी चीज़ पे देना है जिसका प्रोडक्ट आप कल बन के आवांगे। अगर आप आज इंस्टाग्राम पे दोगे तब आप क्या बनोगे? एक बात और बता दूं मैं, बहुत ज़रूरी खास बात, कभी भी आप नोट कर लियो। जब भी आप इंस्टाग्राम देखो, देखने से पहला आपका मूड ठीक होवे, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम देख के उठो, ये नुकसान हुए। इसके ऊपर बात करूं, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है आपका, अगर मैं सेहत की बात करूं, आँखों के ऊपर। रिसर्च भी है और प्रैक्टिकल भी है ये चीज़। आँखों के ऊपर आपका बहुत फ़र्क पड़ा उससे, क्योंकि लगातार देखो, मैं चश्मा क्यों लगा कर रखूँ? क्योंकि मैं लाइट की वजह से चश्मा लगा कर रखूँ, ठीक है? मेरे सामने इस तरफ स्क्रीन भी चलने लग रही है, ठीक है? मैं लेकिन फिर भी लगा कर रखूँ, क्योंकि जो इसकी लाइट है ना स्क्रीन की, हालाँकि मैंने बिल्कुल मैनेज कर रखी है, बिल्कुल 0 पे कर रखी है, लेकिन फिर भी आप देख सको, मैं इसके अंदर कलर भी ऐसे ही यूज़ करूँ कि वो आँखें पे ज़्यादा प्रभाव ना डाल सकें। लाइट भी मैंने बिल्कुल छोटी लगा रखी है, ठीक है? तो मैंने सेटिंग इस प्रकार तक रखी है, लेकिन फिर भी मैंने चश्मे लगा कर रखने पड़े। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही चीज़ ने बिल्कुल 30 सेकंड या 1 मिनट तक बिल्कुल फ़ोकस होकर देखो, तब जो आपकी आँखें में बिल्कुल फ़ोकस है ना, वो जो इसकी ब्राइटनेस है और वो सारी चीज़ें आपकी आँखें ने अट्रैक्ट करें, और वो नेगेटिव वे में अट्रैक्ट करें। दूसरा, आपकी माइंड की वाट लग जाती है। वाट का क्या मतलब है? आप कंपैरिजन करने लग जाओ कोई भी रील देख के। खासकर लड़कियां तो क्या करेंगी बेचारी, कोई ठीक है, कोई सूट देख लिया, कोई जीन्स देख ली, कोई जूते देख लिए, कोई ईयर रिंग देख ली, कोई मेकअप देख लिया, किसी ने बाल वो स्ट्रेट करवा रखे हैं वो देख ली, कोई स्कूटी देख ली। कंपैरिजन लग जाए यार करना। और ये जिस बंदे ने इंस्टाग्राम बनाया था, उसका दिमाग देखो कितना शार्प होगा। लड़के भी कंपैरिजन करें, लड़के के कंपैरिजन करें यार, चल आप इन्फ्लुएंसर बन जाए यार, उड़ते इतने रुपये कमाएंगे, 4 दिन रील डालेंगे, फिर पूरा कंटेंट चेंज। तो ये बहुत बड़ी, आराम आराम से लिखोगे आप, एकदम नहीं लिख सकते। 8 घंटे का आप 4 घंटे कर दो, 4 था 2 पा जाओ, 2 था 1 पा जाओ, 1 था आधा घंटा पा जाओ, फिर 20 मिनट पा जाओ। 1 महीने का प्रोसेस है, 2-4 दिन में कौन नहीं जाओगा यो, ठीक है? तो आप ऐसे निकल सकते हो। बाकी जो हो लिया, जितना टाइम जाना था वो जा लिया। आप देखो, थोड़ा सा खुद ने रुक कर देखो कि किस टाइप का आपका नेचर है, किस टाइप आप के रील देखो। तो ये थोड़ा सा करो यार, इन चीज़ों ने कंट्रोल नहीं करनी, दबानी नहीं, सिर्फ समझना है। समझना ही सबसे बड़ा जवाब है हर एक चीज़ का। तब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीज़। अगेन फिर यह बात कहूँगा, जो टाइम जा लिया सो जा लिया, उस पर ना रिग्रेट करना है, ना रोना है, और ना यह बात बोलनी है यार उस टाइम पे मैं न्यू कर लंदी भाई, मैं उस टाइम पे न्यू कर लंदा। मेरे भाई वो टाइम जा लिया, बाकी जो तेरा टाइम है ना उसने बचा ले, ठीक है? बहुत बड़ी बात है, ठीक है? सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 6-7 आपने वीडियो देख लिए, जुड़ना चाहो तो जुड़ सको, बहुत मजा होगा। आपने एक आप अच्छी जर्नी पर चलने वाले हैं। पूरी सीरीज है, 3 लेक्चर और बाकी सीरीज के 10 लेक्चर करूंगा। इसके बाद फिर आप फैक्चुअल चलेंगे। हरियाणा की नदियां हैं कौन कौन सी हैं, कड़े कड़े तलिकड़े, हरियाणा के हाईवे हैं कौन कौन से हैं, हो सके मैं आपने मैप के हिसाब से भी समझाऊंगा, आपने काफी मजा आऊगा, ठीक है? हरियाणा का पॉलिटिकल मैटर पूरा अच्छी तरीके से कवर करवा दूंगा। कितने सीएम हैं, कौन कौन सीएम हैं, कौन सा कितनी बार रिपीट हो, या पहली पार्टी कब आई थी, क्षेत्रीय पार्टी कब बनी है, हरियाणा के ऊपर गठन, सारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो जुड़ सको भाई आप, और खुद का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, पेपर आराम से लेकर जाए, टेंशन ना लो, ठीक है? बाय, गुड नाइट।